नाज़रीन कराम अस्सलाम अलैकुम। हमारे चैनल पर आपका इस्तक़बाल है। हमारी आज की इस नशस्त में बानो मुश्ताक़ की बुकर प्राइज़ विनर किताब हार्ट लैम्प की कहानियों के नाम है। शाइस्ता महल के बाद हम आज दूसरी कहानी आग की बारिश से कुछ इक़्तिबासात और तबसरा पेश करेंगे। क़ब्ल इसके कि बानो मुश्ताक़ की कहानी से इक़्तिबासात सुनाएं, आपसे दरख्वास्त है कि इसको शुरू से आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ़ लीगल बैटल ही नहीं, क़ानूनी हक़ व इख्तियारात की ही कहानी नहीं, बल्कि नाहक़ किसी को इल्ज़ाम देना, हक़दार को उसका हक़ न देना, किसी बात का अफसाना बना देना, सियासी हलक़ों में हलचल मचा देना, जैसे कि वो बात जिसका अफसाने में ज़िक्र ही नहीं, वो बात उन्हें बहुत नागवार गुज़री है। ये कहानी उस्मान मुतव्वली जैसे शख्स की कहानी है जो हर सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने जाता है। गिने चुने लोग वहाँ मौजूद होते हैं तो उनसे बात नहीं करता और उसको इंतज़ार होता है दाऊद जैसे शख्स का, जिसकी ज़हनी उड़ान के साथ वो भी उड़ता फिरे। उस्मान मुतवल्ली ऐसा शख्स है जो दौलतमंद तो है, लेकिन फिर भी उसको दाऊद जैसे शख्स की ज़रूरत है ताकि वो जितनी चाहे दौलत समेटता फिरे, फिर चाहे उसकी सगी बेवा बहन ही क्यों ना हो, उसका हक मार लिया जाए। मस्जिद इसलिए जाता है कि लोगों पर अपने मजहबी होने का रौब जमा सके। घरदारी इसलिए करता है कि समाज में बीवी बच्चों वाला कहलाया जा सके। छोटी बहन जमीला की जायदाद के लिए तकरार इसलिए खामोशी से सुनता है कि किसी तरह इसको उसका हिस्सा देकर एक थप्पड़ भी दे दिया जाए और बाकी हड़प कर लिया जाए और अपने दरवाजे के बाहर खड़े हर सवाली को मुनासिब तरीक़े से निपटा दिया जाए। कहानी शुरू ऐसी होती है कि मुतव्वली उस्मान रात भर सोते हैं और उन्हें ये भी पता नहीं चलता कि उनकी बीवी आरिफा ने बच्चे की बीमारी को किस किस तरह से उसको आराम देने अपनी नींद हराम कर ली होगी। किस तरह उन्हें उठते ही छोटी बहन और उसके शौहर का घर में रहना बुरा लगा। क्यों? क्योंकि वो भी तो लाडली बहन थी जिसकी उन्होंने 17 सिल्क की साड़ियाँ, जेवर और देकर शादी की थी और उसके शौहर को बाइक भी दी थी। अच्छे घर में ब्याह था, घर आई तो बिरयानी भी खिलाई, मीठे से तवाज़े की, लेकिन आज उसका शौहर उसका बॉडीगार्ड बना बैठा था, 6 फीट वाला ये शख्स, और जमीला उस शख्स की शह पाकर अपना हिस्सा जायदाद में मांग रही थी। क्या तरीक़ा है ये? कौन सा तरीक़ा है ये जायदाद मांगने का? वो कह रही थी, अन्ना, ये तरीक़ा अल्लाह ने बनाया है, ये और नबी ने पहुंचाया है हमारे लिए। वो कह रही थी, मुझे आपने जो मेहनत की है उसमें से कुछ नहीं चाहिए, मगर जो जायदाद वालिद ने छोड़ी है वो मेरे हिस्से में 1/6 आती है। उस्मान मुतवल्ली ने खामोशी न तोड़ी, मगर दिल ही दिल में सोचा, अच्छा तो ये हिसाब किताब करके आई है। कैसे कह रही थी कि आप तो सारे महल्ले के मामला तय करते हैं, आपको तो कहना चाहिए था कि ये है तुम्हारा हिस्सा। मेरा छोड़िए, सकीना अक्का का तो ख्याल कीजिए, जिनके शौहर के इंतकाल के बाद सिलाई करके उन्होंने घर संभाल लिया और 2 बच्चियों की शादी की। उनके खुद बच्चे छोटे हैं और कमाने के काबिल भी नहीं, उन्हें तो दीजिए उनका हिस्सा। इधर उस्मान मुतवल्ली सोच रहे थे कि हमने बचपन तो साथ बिताया है, वो आमों की अमराइयाँ, वो नारियल के दरख्त, वो खुले मैदान, वो रेशम के कीड़े, वो 4 बहनों में बाँटूँ मैं। और जमीला कह रही है, ज़रा खुदा के लिए सोचिए, 10 साल हो गए वालिद को गुजरे हुए, आपने मेरी शादी पर जो पैसे खर्च किए, 17 सिल्क की साड़ियाँ, जेवर, बहनोई के लिए बाइक मुझे दिए, तो अगर मुझे दिए होते तो मैं उसको 10 गुना कर सकती थी।
عثمان متولی کے صبر کا کنارہ ٹوٹ گیا۔ باہر نکلے تو مسجد کی طرف قدم بڑھ رہے تھے، مگر سوچ رہے تھے کہ حق چاہیے، 1/6 تو لے لو حق، اور لے لو ایک تھپڑ بھی۔ عارفہ عثمان متولی کی بیوی سوچ رہی تھی کہ اس کے میکے والوں نے تو عثمان متولی کو بلا کر رجسٹرڈ پیپرز حوالے کیے، خاطر تواضع کیے اور رخصت کیا، لیکن یہاں جمیلہ کو حق مانگنا پڑ رہا ہے۔ اس کی اونچی آواز، اس کے آرگیومنٹس غلط ہو سکتے ہیں، مگر اس کا حق مانگنا صحیح تھا۔ کیا اس نے کافی اسٹیٹ اور مکان جس کا 4,000 روپے کرایہ آتا ہے بہنوں کو دے دیا تو برا ہو جائے گا؟ عثمان متولی مسجد پہنچ چکے تھے، وضو بھی کیا، مگر جمیلہ کی تکرار جھنکار بن گئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ پشیمانی سے مجھے میرا حصہ نہ دیں تو میں کورٹ نہیں جاؤں گی، مگر سکینہ کو ان کا حق دیں۔ مسجد وسیع تھی، نماز بھی ہو چکی تھی، گنے چنے لوگ تھے، لیکن عثمان متولی کو اپنے مسئلے کے حل کے لیے کوئی مطابق آدمی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یقیناً انہیں داؤد کا انتظار کرنا تھا۔ داؤد مسجد نہیں آیا تو وہ گھر واپس ہونے لگے۔ چوراستے پر ٹریفک رواں دواں تھی۔ وہ ذرا ایک جگہ رکے، اچانک کچھ آواز کے ساتھ ہی ایک کوا الیکٹرک شاک کھا کر نیچے گرا۔ قبل اس کے کہ عثمان کے قدم آگے بڑھتے، اچانک کووں نے ان کے چاروں طرف چکر کاٹنے شروع کر دیے۔ کائیں کائیں کائیں، کچھ بلا سوچے سمجھے ہی وہ کائیں کائیں کر رہے تھے۔ کچھ کو آزادی سے گھومنا اچھا لگا، کچھ اپنے ساتھی کے غم میں تھے۔ کائیں کائیں کائیں، ایک کوے کے لیے پوری برادری یہاں آ گئی تھی کوے کا ساتھ دینے۔ کیا کوے انسان سے بہتر ہیں؟ یہ پارٹ 1 تھا، اب آپ پارٹ 2 کا انتظار کیجیے، کہانی کا دوسرا حصہ۔